यदि किसी सिलेंडर की रेडियस 6 सेंटीमीटर है जिसे 50% तक बढ़ा दिया जाता है तो इसके वॉल्यूम में कितने % की वृद्धि होगी, ये आपको निकालना था। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 125%। आप लोग इसे सोल्व करने की कोशिश करें। तब तक हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 9 जनवरी 2017 का पहला शिफ्ट हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम अभी मैथ्स वाला सेशन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जितने भी पेपर हुए थे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो इस टाइप के सवाल जब भी आपको एग्जाम में मिले तो आपको हमेशा जो आपकी पहले वाला यूनिट है उसको आप मान लोगे कितना 100, मतलब पहले वाला आयतन हमारा कितना हो जाएगा 100। अब 100 ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 100 पर जितना परिवर्तन होगा डबल आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं होगी। अब देखना है कि हमारी रेडियस कितने % की बढ़ रही है, 50%। निकालना क्या है आपको, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहां पर जो r है, रेडियस है, वो कितनी बार बढ़ती हुई दिख रही है आपको, पावर 2 लगी हुई, मतलब 2 बार बढ़ाना है। इसका मतलब 50% बढ़ा रहे तो कितना आ जाएगा 150/100 इंटू 150/100। मान लो यहाँ पर 25% बढ़ाना होता तो 125, मतलब बढ़ा रहे हैं तो 100 में जोड़ना है, घटा रहे हैं तो 100 से घटाना है। उसके बाद देखना है कि नया वॉल्यूम कितना मिल रहा है। ऊपर भी टोटल 4 जीरो दिख रही है और बटे में भी टोटल 4 जीरो दिख रही है, मतलब कितना आएगा आंसर आपका 225। तो जो आयतन, जो वॉल्यूम आपका 100 था वो अब 225 हो चुका है। तो कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे 225 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 125। तो वृद्धि कितनी होगी 125% की। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या आएगा 125। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें देखो, इसमें आपको अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद x² + 2x - 2 इसके शून्य दिए हुए हैं, तब आपको इसकी वैल्यू निकालना है। यदि हम इसकी कंपैरिजन फॉर्मेट से करें तो यहां से आपको पता चलेगा कि a का मान a है, a का मान कितना दिया हुआ है 1 दे रखा है, और b का मान कितना दे रखा है +2, और c का मान कितना दे रखा है -3, क्योंकि ये ax² + bx + c होता है। इसके हिसाब से देखा जाए तो a b c तीनों के मान हमारे पास दिए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। जो मान हमारे पास है वो मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो माइनस की जगह तो माइनस रहने दो। b का मान कितना है 2, तो ये जाएगा -2 बटे a का मान कितना है 1 ही है। और यहाँ से आप देखोगे c का मान कितना दिया हुआ है, तो c का मान हमारे पास कितना दिया रहा था, c का मान है -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और बटे में कितना है 1। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी केवल -2, इसका मान कितना आएगा केवल -3। अल्फा प्लस बीटा का मान भी है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा का मान भी है। हमें क्या चीज निकालना थी, आपको निकालना था अल्फा² बटे बीटा प्लस बीटा² बटे अल्फा, इसका मान हमें निकालना है। तो यदि हम इन दोनों का सीधा गुणा करेंगे, क्योंकि ये एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा ही आएगा, और ऊपर कितना मिलेगा आपको अल्फा³ प्लस बीटा³। इसको हम यदि सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, और बटे में कितना चल रहा था आपका अल्फा इंटू बीटा। बस जो मान हमारे पास है वो मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर फाइनली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ ऊपर की तरफ आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -2, तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे -2। इस ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे अल्फा² प्लस बीटा² का मान हमारे पास दिया हुआ है क्या, नहीं दे रखा है। तो अल्फा² प्लस बीटा² का मान हम निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे इधर देखना, क्योंकि अल्फा² प्लस बीटा² का मान यदि आप निकालना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा²। ये कैसे किया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, और जो प्लस 2ab था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये -2ab हो जाता है। तो इस वाली चीज के लिए आप यहाँ पर स्क्वायर वाली वैल्यू का मान ये रख सकते हो, पूरा ये मान जो है यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा² प्लस बीटा², इसकी जगह हम कितना लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। उसके बाद यहाँ देखना है कि -2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस की जगह -2 की जगह 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपके पास -3, तो यहाँ पर हमने रख दिया -3। ये तो हो जाएगा केवल अल्फा² प्लस बीटा² का मान -2, और उसके बाद यहाँ पर अल्फा भी था, नहीं सॉरी माइनस अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है, तो माइनस की जगह माइनस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो -3, तो ये कितना हो जाएगा +3 क्योंकि गुणे में है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी तो -3 थी। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो आएगा आपका -2, बाहर ही रहने दो इसको। ब्रैकेट के अंदर यदि आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, इन दोनों का तो गुणा हो रहा है ना, तो ये कितना आएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये प्लस का 6 है, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और प्लस 3 होगा तो कितना आएगा 10 और 3 13, तो ब्रैकेट के अंदर तो मिलेगा आपको 13, और बटे में कितना चल रहा था -3। यदि हम 13 का 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा आपको -26, और बटे में कितना चल रहा है -3। दोनों माइनस माइनस कटेंगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका 26/3 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 16 संख्याओं का माध्य 12 है, यदि प्रत्येक में 3 का गुणा किया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल जब भी आए तो माध्य का मतलब मीन होता है, या इसी को आप एवरेज मान के चलो। यदि माध्य में 3 का गुणा करा है, इसका मतलब 16 संख्याओं का था ना, माध्य कितना था आपके पास 12, तो 12 में यदि 3 का गुणा करा तो आपका हर एक संख्या जो है वो भी बदल जाएगी। इसका मतलब माध्य में ही डायरेक्ट 3 का गुणा कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है। संख्याएं कितनी थी, क्योंकि जो भी नंबर बढ़ रहा है सभी संख्याओं में एक जैसे ही वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि सभी संख्याएं खुद से 3 गुना हो रही है, तो जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, खुद से 3 गुना। तो 12 या 36 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। 4 में देखते हैं क्या दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दे रखा था PQRS में जो PQ साइड है वो SR के समानांतर है और SR जो है वो परपेंडिकुलर है SP के। तब आपको देखो यहाँ पर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। PQRS, इसमें PQ और SR दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ मान लेते हैं ये हमारे पास PQ हो गई है, ये हमारे पास PQ है और ये हमारे पास SR है। तो ये PQ और RS दोनों क्या हो गए, PQRS दोनों क्या हो गए हैं, समानांतर हो गए। SR परपेंडिकुलर है SP पर, SR ये वाली परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, SP पर, मतलब ये इस प्रकार से होगी, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों समानांतर यदि मान के चले तो ये वाला भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, PQ को T तक बढ़ाया जाता है, बाकी ये दोनों क्या होगी, अनपैरेलल साइड है। PQ को आपने कहाँ तक बढ़ा दिया, PQ को हमने T तक बढ़ा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका T पॉइंट। उसके बाद आपको दे रखा था कि RQT का मान 70 है, RQT इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 70 डिग्री, यहाँ पर एंगल आएगा 70 डिग्री। और PRQ मतलब P से लेकर के R तक चलना है और R से वापस Q तक आना है, इसका मान कितना दे रखा था आपके पास, 25 डिग्री। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि SPR की वैल्यू कितनी होगी, SPR मतलब ये वाला, इधर वाला एंगल ये कितना होगा, यह मान आपको निकालना है। देखिए यदि यहाँ पर टोटल जो सीधी लाइन होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री की, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। अब आप देखोगे PQR जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है PQR, इसमें इधर देखना आप तीनों एंगल का जोड़ होता है कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री तीनों एंगल का सम होता है। 110 ये है और 25 ये है, कुल मिलाकर के यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 135। और 135 में किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, 45 डिग्री की, क्योंकि 135 प्लस 45 करेंगे तभी तो 180 बनेगा। इसका मतलब ये इधर वाला जो है ना वो आपका कितना हो जाएगा 45। ये पूरा 90 डिग्री का था, यदि इसमें से ये इतना सा 45 है, इसका मतलब ये इधर वाला कितना आएगा, ये भी 45 डिग्री का। और निकालना भी आपको यही था कि इसका वैल्यू कितना होने वाला है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको दे रखा था कि ये जो आकृति दी हुई है इसमें ST और QR दोनों समानांतर है। ST और QR दोनों क्या हो गई है, पैरेलल साइड है, मतलब ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटने वाली है। उसके बाद आपको ST और QR का रेशियो दे रखा था कि ST का मान कितना है 3 है और QR का मान कितना है 8 है। देखो जब भी दो पैरेलल साइड इस प्रकार से जाती है, कोई भी लाइनें आकर के उनको इस प्रकार से काट दे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम होता है। तो इसके हिसाब से यदि आप देखोगे तो ये वाला मान और ये वाला मान दोनों कॉमन होगा, बराबर होगा, और ये वाला मान, इस एंगल का मान और इस एंगल का मान दोनों भी कॉमन होगा, और ऊपर वाला एंगल तो दोनों जगह कॉमन है, इस वजह से ये तो कॉमन होना ही है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास PST और PQR दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के समरूप हो गए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो बाकी सब कुछ है इनमें सभी रेशो सेम होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी हाइट का रेशो और जो पूरा वाला जो बन रहा है आपका, इसकी हाइट का रेशो दोनों सेम होगा। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि ये जो एंगल बनेगा आपका, इसकी हाइट का रेशो जितना बन रहा है उतना, यदि हम इसको मान ले कि ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, माना कि 3। और ये नीचे वाला जो आपको निकालना था समलंब चतुर्भुज QRTS, ये वाला नीचे वाला जो आपका समलंब चतुर्भुज बन रहा है, इसको रब कर देते हैं, इस वाले का मान, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल का रेशो निकालना था कि एरिया का रेशो कितना होने वाला है। देखो सबसे पहले तो हम निकालने की PST का रेशो कितना होने वाला है, PST इसका मान कितना होगा। तो PST तो एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। रेशो के हिसाब से आप देखोगे कि रेशो कितना आ रहा है, इसका बेस का 3 है और हाइट भी कितनी 3 यूनिट हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये दोनों ये आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद इसका अनुपात निकालना है किसके साथ, समलंब चतुर्भुज QRTS के साथ, QRTS के साथ, मतलब इस पूरे नीचे वाला जो चतुर्भुज दिख रहा है इसके साथ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का जोड़ इंटू उनके बीच की दूरी। तो समानांतर भुजाओं का जोड़ ये तो 3 था और ये कितना आ जाएगा 8 यूनिट, तो 3 और 8 कितना हो गया 11 यूनिट। और उनके बीच की दूरी देखो यहाँ से टोटल यूनिट यदि हम 8 मान के चले, तो 8 में से ऊपर वाला तो 3 निकल गया है, मतलब बचा हुआ कितना है केवल 5, मतलब बीच की दूरी कितनी हो जाएगी केवल 5।
जो नंबर कटने जैसे उनको हम काट लेंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 9:11:5 55। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 9:55। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दोनों लाइनें पैरेलल है। आपको एंगल 1 की वैल्यू दे रखी थी कि इसका मान कितना है, इसका मान है आपके पास 100 + x, और एंगल 2 की वैल्यू दे रखी थी कितना है, केवल 3x। यदि दोनों लाइनें समानांतर है तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये दोनों भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये दोनों भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इसका मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। तो इसी हिसाब से हम ये भी तो दे सकते हैं कि 100 + x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, वो आएगी 3x के बराबर। इसको x को उधर ले जाकर के घटा देना, तो x बराबर कितना मिलेगा आपको, केवल 50 डिग्री। तो आपका इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको दे रखा था कि क्लास मार्क्स निकालो। यदि लोअर लिमिट भी दे रखी है और अपर लिमिट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में गैप कितनी है, 100 की है। यदि लोअर लिमिट आपके पास 1399.5 है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लोअर लिमिट तो उन्होंने डायरेक्ट ही दे दी, कितनी है 1399.5, और जो अपर लिमिट है वो अपर लिमिट कहाँ से आएगी, वो लोअर लिमिट से 100 ज्यादा है। 100 ज्यादा है इसका मतलब वो 1499.5 हो जाएगी, क्योंकि ये 1300 है तो वो 1400 हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो लोअर लिमिट है उसमें हम ऐड कर देते हैं अपर लिमिट को और 2 से भाग लगा देते हैं। तो सिंपल काम है इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1400 मान लो, ये 1500 मान लो, दोनों को जोड़ेंगे और फिर 1 माइनस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन दोनों का ऐड कितना आएगा, सम करेंगे तो 2899, और 2 से भाग लगा देंगे तो 2899 मतलब 2900 मान ले। 2900 में एक कम है तो इसका हाफ करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1449.5। यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 1449.5। कुछ नहीं करना है, जो लोअर लिमिट है उसमें अपर लिमिट को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। और लोअर लिमिट तो डायरेक्ट दे रखी थी और अपर लिमिट 100 ज्यादा है, इस वजह से इसमें 100 और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो लोअर लिमिट भी आ गई, अपर लिमिट भी आ गई, दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8, इसमें आपको एक एपी की सीरीज दी हुई है जिसमें आपको nवां पद फाइंड करना था। तो एपी की जो सीरीज होती है वो एपी बराबर क्या होता है, मतलब समानांतर श्रेणी का जो आपकी सीरीज होती है वो ए पहला नंबर, a + d दूसरा नंबर, a + 2d तीसरा नंबर, और इसी प्रकार यदि हम आगे चलेंगे तो a + n-1 इंटू कितना आ जाएगा, d। ये nवां नंबर है। तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पहला पद है वो पहला पद तो आपके पास डायरेक्ट दे रखा है कितना, 51। दूसरा पद कितना दे रखा था आपके पास, दूसरा पद दे रखा था हमारे पास 59। तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है डी का मान कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि 8 जोड़ रखा है इसमें, और ए का मान तो डायरेक्ट ही दे रखा है कितना है, 51, और ए और डी दोनों आ गए हमारे पास। तो हमें निकालना क्या था, nवां पद। और nवां पद कैसे निकालेंगे, तो ये nवां पद का फॉर्मूला है। तो nवां पद क्या होगा, तो a + n-1 इंटू डी, और a का मान तो हमारे पास है 51 + n-1 इंटू डिफरेंस कितना है, 8 है। ये होगा आपका nवां पद, बस जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा 51 + n8 या 8n, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, 8n - 8। 58 में से यदि हम 8 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 43 + 8n, यानी ऑप्शन नंबर 43 + 8n, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 43 + 8n। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मैं आपको x + y की वैल्यू दे रखी थी और x × y की वैल्यू दे रखी थी और आपको मान निकालना था, इसका मान क्या होने वाला है। तो देखिए हमें जो मान निकालना है वो है x² - y² बटे x³ - y³। इसका मान यदि हम निकालना चाहे तो ऊपर वाले को यदि आप खोल कर लिखोगे तो इसका मान होता है x + y इंटू x - y बटे में इसका मान होता है x - y। इसको हम फॉर्मूले से खोल कर देख रहे हैं तो इसका मान होता है x - y इंटू x² + xy + y²। जो मान कटने जैसे उनको हम काट लेते हैं। ऊपर x + y का मान हमारे पास दे रखा है 4, बटे में यदि हम लिखना चाहें तो x² + y² का मान हमें फाइंड करना पड़ेगा। कहां से मिलेगा, तो हमें दे रखा था x + y का मान कितना है, 4 दिया हुआ है। दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर दें तो यहां से आपको मिलेगा x² + y² + 2xy बराबर 4 चौक 16, और 2xy का मान कितना होगा, 12, क्योंकि xy का मान 6 है तो 2x² का मान 12 हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा x² + y² बराबर, ये जो 12 है ये इधर आकर के घटेगा तो कितना मिलेगा, केवल 4। तो x² + y² की जगह तो हम डायरेक्ट रख देंगे 4 है, प्लस x × y की जगह कितना रखना पड़ेगा, 6, यानी ऊपर कितना मिलेगा, केवल 4, और बटे में कितना है, 10। इन दोनों को यदि हम काटेंगे तो कितना मिलेगा, फाइनली आपको 2/5, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर रहेगा 2/5। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा था कि ABCD के बीच किस संबंध के लिए ये जो समीकरण आपको दे रखी थी इसका अद्वितीय हल होना चाहिए। देखिए अद्वितीय हल होने के लिए हमें पता है कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1/B2 के।
तभी अद्वितीय हल होना संभव है। बाकी सभी के लिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा, यदि अनंत हल होते हैं तो तीनों बराबर हो जाते हैं, कोई भी हल नहीं होता है तो ये दोनों तो बराबर होते हैं, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होता है। तो यहां से आप देख सकते हो कि A1 बटा A2, A1 कितना दिया हुआ है आपके पास, A1 है हमारे पास 4A बटे A2 कितना है हमारे पास, A2 है हमारे पास 3C, ये किसके बराबर नहीं होगा, B1 बटा B2 के। तो B1 कितना दे रखा था हमारे पास 3B बटे B2 कितना दे रखा था हमारे पास 2D। ये जो मान है आपस में बराबर नहीं होंगे, क्रॉस गुणा कर दो, यहां से आपको मिलेगा 4AD बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 3 तिया 9CB के या BC के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 9AD बराबर नहीं होगा 9BC के, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ बहुपद के शून्यों का योगफल निकालना था, तो शून्यों के योगफल के लिए जो हमारा बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इस अकॉर्डिंग यदि हम इसको सेट करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं केवल हमारे पास कितना 1x² प्लस 0x होगा, तभी तो यहाँ x की यूनिट मिल नहीं रही है, और माइनस का 5 बराबर कितना है 0। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो a का मान 1 है, b का मान 0 है और c का मान कितना है -5 है, और शून्यों का योगफल निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। जो मान हमारे पास है वो मान रख दो, माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना रखेंगे, जैसे ही 0 रखा तो हमें a की वैल्यू लिख के अभी कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 0 इस सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित आवर्त दशमलव है। मिश्रित दशमलव होने का मतलब है दशमलव के तुरंत एक अंक बाद में रिपीटेशन चालू नहीं होता है, एक या दो अंक के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे दशमलव के तुरंत बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, मतलब ये तो सरल आवर्त है, ये आंसर हो नहीं सकता। ये भी सरल आवर्त है क्योंकि तुरंत बाद में स्टार्ट हो रहा है, ये भी सरल आवर्त है क्योंकि ये भी तुरंत बाद में स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन सी एक ऐसा आंसर है जिसमें आपके दशमलव के तुरंत बाद में रिपीटेशन स्टार्ट नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक ही हम कवर करेंगे। अगले जो 13 प्रश्न बच रहे हैं, क्योंकि टोटल 25 प्रश्न हमारे पास थे, तो 25 में से अभी हम यहाँ पर 12 प्रश्न को सोल्व कर चुके हैं। बचे हुए 13 प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तो आप लोग बने रहें, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।